चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाले पुस्तक के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए शब्द नहीं है। आप अपने चारों ओर देखिए और लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं या बहुत सी जिन्हें आप नहीं भी देख सकते बढ़ती है और विकसित भी होती है। यह वस्तु पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? प्रश्न एक है कि क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की गई है। देखते हैं वृद्धि और विकास में वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करती है। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है और निरपेक्ष है और इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक यानी हास्य इंगित करते हुए हो सकते हैं। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होते हैं। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, यद्यपि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी रहती है तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ जाता है। और उसके बाद क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अनेक देशों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। और इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, जो उन्हें अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बारी इन विचारों को 80 के दशक के अंत में 90 के दशक के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया था। और इस संबंध में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने महबूब अल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। और मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर अबुल उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों के में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है और ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करता है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होते, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके हो और वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो। क्या आप जानते हैं डॉक्टर महबूब उल हक और प्रो अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। और इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया था। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया और उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है और ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया और डॉक्टर हक के मस्तिष्क को लोच और एक दायरे में बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें 100 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तु है उन्हें देखते हो और पूछते हो क्या है। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ ये क्या है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्ययन स्वतंत्रता में वृद्धि यानी अथवा
यानी परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। और रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है और उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करना है। और इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। यहाँ सार्थक जीवन क्या है थोड़ा कुछ कहानियों के हिसाब से यहाँ भी समझाया गया है, जिससे बाल लिंग अनुपात में गिरावट के कुछ मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया और अपने साथियों के साथ चर्चा करें यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन दिया जा सकता है। जैसे यहाँ है जन्मदिन के मुबारक एक है दे रही है, ये बोलती है धन्यवाद प्रिया पुरसी। फिर ये कहती है कि मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। उसके बाद यह अच्छा तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ कहती है। और उसके बाद फिर एक यहाँ है इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है। ये कहती है कि अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। ये कहते हैं मृत अथवा कारावास में। ये कहती है मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष। अतः संसाधन तक पहुंच और स्वस्थ एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया। और क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं। प्रायः लोगों में अनेक आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वस्थ शिक्षा व संसाधन तक पहुंच में उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधन के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया है। और मानव विकास के 4 स्तंभ, जिस प्रकार देखें मानव विकास के 4 स्तंभ में देखें तो जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होती है उसी प्रकार मानव विकास के विचार की भी स्तंभ होते हैं। समता, सतत पोषणीय उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। और समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होती है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से बेदल अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं और तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। और भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरल होते हैं। और इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुँच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करती है। और निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे और उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगी। अतः
प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है और लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं और इन प्रकार अनेक ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसे शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है और लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीति की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। उसके बाद मानव विकास के उपागम देखें। मानव विकास की समस्या को देखने के ढंग अनेक हैं और कुछ महत्वपूर्ण उपागम जैसे आय उपागम है, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यक उपागम और क्षमता उपागम है। मानव विकास की मापन देखें तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रय तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज्यादा अवसर हो। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करती है। पढ़े और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान या कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर में के संदर्भ में मापा जाता है और इसमें प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों के दिए गए भारों को कुल योग होता है और स्कोर 1 जितना निकट होता है मानव विकास का स्कोर स्तर उतना ही अधिक होता है और इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर तक जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर तक माना जाएगा। और मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में यह उपलब्धि हुई है और फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका अर्थ है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है और मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है और यह एक बिना आय वाला माप है और किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वस्थ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है और मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो जा रही है और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियां का अनुसंधान हो रहा है और शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचकांक सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। और क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? 1990 के ईस्वी में प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कार्यक्रम यानी UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है और यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। उसके बाद भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने
जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिकता माप घोषित की है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा संस्कृति एवं आध्यात्मिक जीवन में अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास में होने वाले संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान से रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मानव विकास के उपागम में आय उपागम में है। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर उच्च होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। उसके बाद कल्याण उपागम में है। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी ही नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है और सरकार कल्याण पर अधिकतर व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आधारभूत आवश्यक उपागम में इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था और इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। और इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है कि और परिभाषित वर्गों के मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। क्षमता उपागम में है। इन उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी से है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं देखें। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम में धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद भारत विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। और अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अति उच्च, उच्च और मध्यम और निम्न। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है और मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं और तालिका 3.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है और उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। और आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है और लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुए हैं। और क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान है। आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्ति रही है और इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है और उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है और जिन्होंने इन सूची में अपना स्थान बनाया है। और मानव विकास के माध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है और माध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ था और इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों
को अपनाकर अपना सामाजिक भेदभाव को दूर करके देश तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है और इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 33 है और इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारी की अधिक घटनाओं के दौर पर गुजर रहे हैं और उसके बाद सुविचारित नीतियों के माध्यम से इन वर्ग के देशों की मानव विकास के आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के लिए क देश के मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि इसमें लोग ख धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा ग समुदाय के हैं और ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण होता है और देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं और इन देशों में संसाधन का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाते हैं।